नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली में जो कुछ तमाशा चल रहा है, उस तमाशे के पीछे विदेशी हाथ की बात हो रही थी। अब वो हाथ ही नहीं, उसका पूरा चेहरा सामने आ गया है। भारत में अमेरिकी दूतावास को एक हफ्ते पहले पता था। अमेरिकी दूतावास ने अपने डिप्लोमेट्स और नागरिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की, तो उनको पहले से पता था कि कहां कब ये हिंसा होने वाली है। हिंसा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन कहां खतरा है, सारे वो स्पॉट बताए हैं जहां पर ये कॉकरोच जनता पार्टी ने हिंसा की। किसान घाट, जंतर मंतर, उन सब जगहों पर जो संसद की ओर मार्च होना था, कहां लोग इकट्ठा होंगे, कैसे घुसेंगे, ये सब कुछ पता था। सवाल यह है कि हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। या तो इंटेलिजेंस को मालूम नहीं था, या फिर जो लोग जमीन पर थे इसको रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इनकॉम्पिटेंट है। आपको मालूम है खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने क्या कहा है? उसने आज एक बयान जारी किया है, सोशल मीडिया पर, एक्स पर पोस्ट किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी को 9 करोड़ 60 लाख रुपए आज ही भेज रहा हूं। उसकी दूसरी बात सुनिए। उसने कहा इस समस्या का हल एक ही है, भारत के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। और ये जो आंदोलनकारी हैं, इनका भी नारा है कि भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना है। इन मूर्खों से कोई पूछे कि नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ उससे हासिल क्या हुआ उस देश को, उस देश के युवकों को क्या मिला, उसके बाद कौन सी सरकार आई, उसने क्या किया देश के भले के लिए। आपने सरकारी संपत्ति जला दी, वो आप ही के पैसे से बनी हुई थी, आपके टैक्स के पैसे से बनी हुई थी। और ये जो दृश्य दिखाई दिया है 20 तारीख को, उसके बाद कल जिस तरह से पुलिस वालों पर, पैरामिलिट्री फोर्स पर हमला हो रहा है चुन चुन कर। दीपके का एक वीडियो सामने आया है, अर्नब गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम में चलाया। वो इशारा कर रहा है आरएएफ के एक जवान की ओर, और उसको ये भीड़ घेर लेती है, उसका हेलमेट उतारा जाता है, उसके बाद मारते हैं उसको, लगभग अधमरा छोड़कर जाते हैं। और इस तरह की घटनाएं एक नहीं है, कई हैं। पुलिस वालों पर हमला पर्याप्त कारण है गोली चलाने का। फिर आपको याद दिला रहा हूं 2 घटनाओं की जिनका जिक्र पहले भी कर चुका हूं, बार बार करना जरूरी है। एक, स्वामी रामदेव जब रामलीला मैदान में बैठे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं, कोई मतलब रामलीला मैदान से भी बाहर नहीं गया। अपने टेंट के अंदर, पंडाल के अंदर लोग उस समय, रात का समय था, सो रहे थे, उन पर लाठी चार्ज हुआ। एक महिला शैलबाला की मौत हो गई, 71 लोग अस्पताल गए। और 7 नवंबर 1966 संतों पर गोली चली संसद भवन के सामने, संसद के गेट पर। तो जो कुछ 20 तारीख को हुआ, जिस तरह से संसद में घुसने की कोशिश हुई, उस समय अगर पुलिस गोली चलाती तो वो पूरी तरह से जस्टिफाइड होता। और जो काम उसके बाद जब लगा कि चूक गए हैं, उसके बाद जो राहुल गांधी ने किया प्रधानमंत्री आवास के बाहर, कायदे से तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डाला। जो हाई सिक्योरिटी जोन है उसमें आप सिक्योरिटी ब्रीच करें तो इसकी माफी नहीं होनी चाहिए, ये अपराध है, ये कोई गलती नहीं है। अपनी राजनीति के लिए आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को, संसद की सुरक्षा को, सांसदों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो अभिजीत दीपके है, इसका आदर्श कौन है? उमर खालिद, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड, और उसका साथी शर्जील इमाम, जो चिकन नेक को काटने की बात करता है, धमकी देता है। ये लोग इस दीपके के आदर्श हैं। ये दीपके का अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक रहा है, उनके समर्थन में बोलता रहा है। और वो कहते हैं कि मौसम देखकर मेढकी को भी जुकाम हो जाता है। एक साहब हैं जिनका नाम है सलमान खान, उन्होंने ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो नहीं किया है। फुटपाथ पर सोते लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, काले हिरण का शिकार करना, ये सब आरोप हैं उन पर। उनको सजा हो चुकी है, जमानत पर रिहा है। किस तरह से फुटपाथ पर सोए हुए लोगों
की हत्या के बाद उनको बचाया गया, मैं बचे नहीं, बचाया गया, पूरे सिस्टम ने बचाया और हर पार्टी का सिस्टम उसमें लगा था। मुझे तो देखकर पिछले दिनों बड़ा आश्चर्य हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत का कार्यक्रम था मुंबई में, उसमें सलमान खान को बुलाया गया और संघ प्रमुख सलमान खान की प्रशंसा कर रहे थे, उन्हें जो है नई पीढ़ी का आइकन बता रहे थे। अब आप समझिए कि समस्या कहां कहां है। सबसे बड़ी समस्या है शत्रुबोध का अभाव। हम जानते ही नहीं कि हमारा शत्रु कौन है, तो हम लड़ेंगे क्या? कभी नहीं लड़ सकते। जिसमें शत्रुबोध नहीं है वो कभी किसी से लड़ नहीं सकता। और लड़ने का मतलब, फिर मैं बार बार हमेशा जब ये बात कहता हूं तो कहता हूं कि वो गोली बंदूक लाठी डंडा नहीं है, विचारों की लड़ाई। वैचारिक स्तर पर विरोध ऐसी शक्तियों का जो सनातन के अस्तित्व को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, जो सनातन के अस्तित्व को नहीं मानते, जो सनातन के अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं, समूल नाश करना चाहते हैं, उनके खिलाफ वैचारिक लड़ाई। और उसमें हमारा आपका आम आदमी का जो योगदान है, जो मिनिमम है कि हम उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटा सके, उसके खिलाफ बोले तो सही। आप समझिए ये जो हो रहा है जंतर मंतर पर, ये कोई देश के हित में या कम छात्रों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। छात्रों के हित से इन लोगों का, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में ऐसे देशों की संख्या बढ़ती जा रही है जो भारत की तरक्की को देखकर परेशान है, चिंतित है। उसमें बड़े देश हैं, अमेरिका और चीन जैसे देश हैं। पाकिस्तान तो पिद्दी सा है, वो तो है ही। ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि इस देश में अराजकता पैदा हो। इसके लिए तीन ऐसी कंपनियां जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए मार्केटिंग का काम करती हैं, बड़ी कंपनियां, वो काम कर रही हैं। और अब तो मतलब सब कुछ सोशल मीडिया से पता भी चल जाता है। एक वीडियो दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के पक्ष में बनाने के लिए 65,000 रुपए मिल रहे हैं। इस समय एक अनुमान है मोटा कि 10,000 ऐसे वीडियो चल रहे हैं उनके समर्थन में। आप समझिए कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है पैसा? ये जो सोनम वांगचुक है, ये लद्दाख में आग लगा चुका है। क्यों आग लगाई इसने? क्योंकि इसका FCRA लाइसेंस कैंसिल हो गया। विदेशों से जो पैसा मिलता था वो मिलना बंद हो गया। 4 लोग मारे गए थे लद्दाख में, 50-60 लोग घायल हुए थे, पता नहीं कितने घर जल गए थे। और ये उस समय भी बात करता था कि भारत में अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति लानी है। और ये कॉकरोच जनता पार्टी तो बार बार बोलती ही है कि भारत को नेपाल और बांग्लादेश जैसा बनाना है। भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाने से, अरब स्प्रिंग से पहले तो सवाल यह है कि जिन देशों की बात कर रहे हैं वहां की हालत देखो क्या हुई है, और उससे इन छात्रों का क्या भला होने वाला है, इस देश के नौजवानों का क्या भला होने वाला है। मेरा तो कहना है इस देश के छात्रों, युवकों के अलावा उनके अभिभावकों से कि अपने बच्चों को ऐसे आंदोलन में क्यों भेज रहे हैं जो सिर्फ हिंसा के लिए है, जो देश के विरोध में काम करने के लिए है, जो देश विरोधी ताकतें चला रही हैं, जो देश विरोधी ताकतों के पैसे से चल रहा है। इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। कोई मैं सीक्रेट बात आपको नहीं बता रहा हूं, ऐसी बात जो किसी को मालूम ना हो, ये सबको मालूम है। इस आंदोलन में जो लोग आए हैं, जिनके वीडियो सामने आए हैं, ऐसे लोग हाई स्कूल पास है, कहीं नौकरी कर रहे हैं छोटी मोटी, उनको नीट के एग्जाम से या छात्रों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। छात्रों की आत्महत्या का सबसे बड़ा केंद्र है कोटा। कभी कोटा में आंदोलन करते हुए देखा है आपने किसी को? कभी कोटा में जो आत्महत्याएं हुई हैं उनके खिलाफ बोलते हुए सुना है आपने किसी को? कोई राजनीतिक दल गया वहां पर? इसलिए ये लोग जो कर रहे हैं, इनका समर्थन करना है तो कीजिए, लेकिन उससे पहले सोचिए कि इनकी नीयत क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य इस देश के युवकों का भला करना तो बिल्कुल नहीं है, और इनका उद्देश्य इस देश का भी विकास करना या भला करना नहीं है। इस देश की बर्बादी हो, ये इनका एकमात्र लक्ष्य है। और जो इनका समर्थन कर रहे हैं वो इस देश की बर्बादी में हिस्सेदार बन रहे हैं। तो अगर आपके घर से कोई ऐसा कर रहा हो, आपके परिवार से कोई ऐसा कर रहा हो, आपके मोहल्ले से कर रहा हो,
अब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से कहें कि चलो संसद मार्च के लिए जो आंदोलन हो रहा है उसमें शामिल हो, उन पर दबाव डाल रहे हैं, तो आप समझिए कि ये साजिश कितनी बड़ी है। दो बड़े देश, खास तौर से अमेरिका और चीन, दोनों शामिल हैं। वो बिल्कुल, दोनों देश बिल्कुल नहीं चाहते। अमेरिका को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि भारत की इतनी हैसियत हो गई कि वो ट्रेड डील करने से मना करे, आनाकानी करे। भारत ट्रेड डील में भारत 1 इंच भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और चीन को मालूम है कि भारत ऐसे ही बढ़ता रहा तो सबसे बड़ा खतरा चीन के लिए भारत ही बनेगा, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहता है। तो ये जो आंदोलन है, इसके पीछे जो शक्तियां हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां। अब आप बताइए सीआईए को कैसे पता चल गया कि ये आंदोलनकारी कहां कहां पर इकट्ठा होने वाले हैं, कहां कहां पर ब्लाइंड स्पॉट है और कहां पर हिंसा होने वाली है। ये आंदोलन जो है उन सभी संस्थाओं का है जो एफसीआरए पर जो नया कानून आ रहा है, कानून में संशोधन हो रहा है, जो नियमों में परिवर्तन हुआ है, उससे परेशान है। जितनी धर्मांतरण वाली संस्थाएं हैं जिनको विदेशों से पैसा मिलता था, उस पर जो अंकुश लग रहा है उससे परेशान है। ये भारत के विकास से परेशान है, भारत की तरक्की से परेशान है। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुनिया में इतना बड़ा आर्थिक संकट चल रहा है, उसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था क्यों बना हुआ है। जिस तरह से दुनिया के दूसरे देश भारत में बने मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, हथियार, शस्त्र और अस्त्र खरीद रहे हैं, उससे भी बेचैनी है। इस मामले में सबसे ज्यादा परेशानी चीन को हो रही है, क्योंकि उसका मिलिट्री हार्डवेयर ये साबित हो चुका है। पहली बात तो वो वॉर टेस्टेड नहीं है। वॉर में दूसरे देशों ने उसको टेस्ट किया, पाकिस्तान ने टेस्ट किया, फिसड्डी निकला, ईरान ने टेस्ट किया, फिसड्डी निकला। तो भारतीय मिलिट्री इक्विपमेंट की, हथियारों की, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो या दूसरे हथियार हो, उनकी मांग बढ़ती जा रही है। ये बात भला चीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर सकता है उसके हथियारों की गुणवत्ता का कंपटीशन भारत के हथियारों से हो? भारत जो नेट इंपोर्टर था, वो आने वाले कुछ सालों में नेट एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसने क्रांतिकारी ढंग से बदल दिया है पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में। परेशानी उससे है। अब आप कोई पूछ रहा है इस दीपिके से कि ये अमेरिका में क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, नौकरी कर रहा था, क्या कर रहा था? एक दिन वो अमेरिका से चलता है और यहां आकर आंदोलन का नेता बन जाता है। कौन बनाता है? कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? कौन लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं? इससे इसके पैसे का हिसाब मांगना, इससे इसके पैसे का, इसके आर्थिक स्रोत का हिसाब मांगा जाना चाहिए। इसको कायदे से जेल में होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस सरकार ने अभी कुछ ही समय पहले सोनम वांगचुक को यूएपीए में जेल भेजा था, वही उनसे बात कर रही है। बात करने में डेमोक्रेसी में किसी से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के क्रेडेंशियल्स भी तो देखेंगे आप। एक देश विरोधी से क्यों बात करेंगे आप? ये अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी को बताता है, ये आपकी ताकत को नहीं बताता। दुनिया जो है सिर्फ ताकत की भाषा समझती है। ताकतवर ही शांति की बात कर सकता है, कमजोर आदमी शांति की बात नहीं कर सकता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।